हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। यह डे 3 है जो कि हम लोग एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक वन लाइनर प्रश्नों को डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे प्रथम फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, आज इसमें हम लोग पदार्थ और तरंग गति के जितने भी प्रश्न बनेंगे समान विज्ञान के, तो सारे ही प्रश्न को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यह सभी एग्जाम के लिए रामबाण सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग प्लीज़ आखिरी तक जरूर देखें। और रेलवे स्टूडेंट और बिहार एसएससी स्टूडेंट के लिए स्पेशल साइंस का सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप लोग जाके एक बार जरूर देखेंगे। चैनल पे जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी सारे नए साथी हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप लोग को प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सर्वप्रथम प्रश्न है, पदार्थ के समान गुण का प्रश्न है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, तो यह अधिक होते हैं। यह सारे ही प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सारे ही प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वचालित या हाइड्रोलिक ब्रेक यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो यहाँ पे बॉक्स में दिए हुए रहते हैं तो सारे वीवीआई पॉइंट दिए हुए रहते हैं, आप लोग इस पे जरूर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। तो यह कई बार यह फैक्ट पूछता है, तो 4 डिग्री सी तक अधिक होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रक्रिया होती है, तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। तो बिल्कुल सही है, समुद्र में जाने पर अधिक लवणता के कारण जहाज थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके आकार पे प्रभाव पड़ते हैं कि वह आकार उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व यानी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसके डेंसिटी का जो देखिए उसका घनत्व बदलने पर वस्तु के घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं। सॉरी, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर यानी उसके मात्रा को बदलने पर उसका जो डेंसिटी है उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से जो स्याही है वो क्यों निकल जाते हैं, तो वायु दाब जो कम होने के कारण वह स्याही है जो निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है, क्यों होता है आसान, तो समुद्री जल का घनत्व नदी जल की जो जल है उनसे अधिक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए इसी का इस यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है इस बॉक्स में, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का क्या कारण है, तो अणुओं को मध्य यहाँ पर दिया हुआ है ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स के कारण यह संभव होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर के पैमाने अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है, तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कि तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसलिए यह फैल जाता है। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, जल के पृष्ठ तनाव यानी ससंजक बल इसके पास पास होते हैं, यानी सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है, तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है और पानी में यह ऊपर आने की सतह की अपेक्षा थोड़ा जो हल्के महसूस होते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व है जो कम होता है, इस यही कारण है। नेक्स्ट है कि देखिए इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पानी में जो लोहे की कील है पारे में तैरती है। नेक्स्ट है कि पौधे की जड़ों में या जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है, तो इसका मेन कारण हो जाएंगे केशिवत्व। तो केशिकत्व के कारण यह जल ऊपर चढ़ता है, जो पौधे की जड़ के माध्यम से जो चढ़कर यह तने में और पत्तियों में जाता है।
नेक्स्ट है कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। तो जो स्टोव यानी जो देखे होंगे आप लोग, पहले लैंप होता था तो उसमें किसी तत्व के कारण उसके बत्ती में जो किरोसिन तेल ऊपर चढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी सर्वाधिक है। तो क्वार्टाज की हो जाएंगे सर्वाधिक इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है कि अपमार्जक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाते हैं अपवार्जक मिला देने पर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह केशिकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जल का सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो यह 4 डिग्री के तापमान पर सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है। तो श्यानता के कारण, विस्कोसिटी कारण होते हैं। सारे ही प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, आप लोग को शायद अभी इसका इंपॉर्टेंस न मालूम हो क्योंकि यह वन लाइनर प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्नों को एक दो बार देख लीजिएगा किसी भी एग्जाम देने से पहले जिसमें साइंस का प्रश्न आते होंगे। आपको जरूर यहाँ से देखने को प्रश्न मिलेंगे। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जिससे हौसला अफजाई होता है। नेक्स्ट है कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ क्या दिया है कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण यह आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था क्यों। तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वाहनों में स्नेहक तेल यानी ल्यूब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो घर्षण कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर, या बॉक्स वाले पॉइंट हैं, टीन की जो छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम होता है, इसी कारण से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग प्रणोद यानी थ्रस्ट कहते हैं। यानी वेव स्पीड से जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों, देखिए रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है। तो रात वाले विजन के लिए हम लोग अवरक्त तरंग को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो 390 से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट है कि आंतों से संबंधित रोगों को निदान के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है। यह डॉपलर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है। यह एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंग के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रकाश तरंग जो कि अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग की बात किया जाए तो ध्वनि तरंग हैं जो कि अनुदैर्ध्य तरंग हैं। वहीं बात किया जाए भूकंपीय तरंग में एस तरंग जो कि अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग की बात किया जाए तो भूकंपीय तरंग में पी तरंग है जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग यानी सितार, गिटार, वीणा जिसमें डोरी लगी होती है उनमें अनुप्रस्थ तरंगे क्या यह एग्जाम्पल है। और बात किया जाए कि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न रहते हैं या उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे तो वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, और अल्ट्रासाउंड तरंग है जो कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो ये तो था कुछ अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग की प्रश्न। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक रडार या शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग
किया जाता है। तो देखिए इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि परावैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है। तो देखिए अगर बात किया जाए इसका आरोही क्रम का, तो सबसे प्रथम गामा किरणें आएंगे, इससे कम एक्स किरणें और इससे कम परावैंगनी और सबसे कम सूक्ष्म किरणें होंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो एक ही साथ हम लोग इतने सारे विद्युत चुंबकीय तरंग को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग सारे ही ध्यान से देखिएगा। देखिए सर्वप्रथम गामा किरणें की अगर बात किया जाए तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकलर ने किया था। अगर इसकी तरंग दैर्घ्य और परास की बात किया जाए तो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी या परास की बात किया जाए, फ्रीक्वेंसी परास, तो 10 के पावर यानी आवृत्ति का, तो 10⁻20 से लेकर 10⁻18 होता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में उपयोग किया जाता है। देखिए आप सोचिए कितना इसमें प्रश्न बन रहा है, 1 2 3 4, यानी एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे हैं, यानी एक बार में आपको कितना पढ़ने के लिए मिल रहा है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से और रेगुलर पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट है कि एक्स किरण, तो एक्स किरण की खोज किसने किया, तो डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने किए हैं। इसका अगर परास की बात किया जाए तो 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर होता है। वहीं इसका आवृत्ति की बात किया जाए तो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 होता है। अगर इसका उपयोग की बात किया जाए तो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अगर आपको परास नहीं भी याद है तो आप यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि इतना भी डिटेल में नहीं पूछता है, तरंगदैर्घ्य तक पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि परावैंगनी किरणें, इसका खोजकर्ता जोहान रिटर ने किया था। जोहान रिटर ने अगर इसका तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो 10⁻8 से लेकर 10⁻6 मीटर तक। वहीं इसके अगर उपयोग की बात किया जाए तो सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। नेक्स्ट है कि दृश्य किरणें, इसका खोजकर्ता किसने है, तो न्यूटन साहब ने किए थे। अगर इसका परास की बात किया जाए तो 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर से लेकर 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर इसका उपयोग की बात किया जाए तो इसकी उपस्थिति से वस्तुओं दिखाई देती है। दृश्य किरणें से के माध्यम से ही तो किसी वस्तु को देखा जाता है, यानी विजुअल देखा जाता है। नेक्स्ट है कि अवरक्त किरणें, इसका खोजकर्ता विलियम हर्शेल हैं, तो इन्होंने किए हैं। इनका तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो 7.8 गुने 10⁻7 से लेकर 10⁻3 तक 3 मीटर है। इसका अगर उपयोग की बात किया जाए तो फोटोग्राफी में, सिकाई एवं टीवी के रिमोट में कंट्रोल में। देखिए इसमें से 3 ही महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ पे और यहाँ पे हो गए चुंबकीय तरंग और इसका खोजकर्ता, और एक यहाँ इसका उपयोग कई बार बन चुके हैं। अगर ये आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दोनों को जरूर याद रखें। नेक्स्ट है कि लघु रेडियो तरंग, तो इसका प्रयोग किस, देखिए इसका खोजकर्ता हो जाएंगे हेनरिक हटज, और इसका उपयोग की बात किया जाए तो रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में उपयोग किया जाता है, यानी संचार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, ऐसे आप लोग समझिए। नेक्स्ट है कि दीर्घ रेडियो तरंग, तो इसका खोजकर्ता मार्कोनी है और इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल की किस परत में प्रवर्तित होती है, तो यह आयन मंडल में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है कि कूलिज नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 यानी सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है, तो गामा किरणें के उत्सर्जन के कारण। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो बंद चूल्हे या ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सुदूर या संवेदी युक्ति नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक जो अंतर्निहित स्रोत होता है, तो अवरक्त किरणें इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो आई होप कि आपको सारे ही प्रश्न समझ में आए होंगे और क्लास समझ में आए होंगे। तो यह हमारा डे 3 था, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का डे 3 है। तो इसी तरह से कर हम लोग एक एक कर सारे ही प्रश्न को और सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और इन सारे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। और रेलवे स्पेशल के लिए साइंस का एमसीक्यू चलाया जा रहा है, तो आप वो भी जरूर देखें, वो सुबह में 10 बजे चलाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।